गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की बीए फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री की जो जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे। हिस्ट्री के अंदर हमारे दो पेपर रहेंगे। पहला जो पेपर है वो रहेगा भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक घटनाओं की जो जानकारी है वो इसमें दी गई है। जबकि जो दूसरा पेपर है हमारा वो है आधुनिक विश्व इतिहास की रूपरेखा, जिसमें कि 1453 से लेकर 1956 तक की घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो है भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। तो इस भारत के इतिहास के जो हमारा फर्स्ट पेपर है इसके अंतर्गत हम जिन टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। इस बुक के अंदर हम सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके कालक्रम, इसके प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता की नगर योजना, सिंधु सभ्यता का सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन, इसके अलावा सिंधु कला तथा इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा भारतीय समाज और संस्कृति पर भूगोल का जो प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन हम फर्स्ट यूनिट के अंदर करेंगे। इसी प्रकार सेकंड यूनिट के अंदर हम मगध का उत्थान, हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक की जानकारी जो है फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट में दी जाएगी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, उसकी प्रमुख उपलब्धियां और उसके द्वारा चाणक्य के साथ मिलकर जो नंद वंश का विनाश किया गया था उसके बारे में जानकारी, और इसके साथ साथ सम्राट अशोक, जिसका कि भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो अशोक एक महान सम्राट था। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि अशोक ने किस प्रकार कलिंगा युद्ध में विजय प्राप्त की थी और उस युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, और इसके साथ ही अशोक की धार्मिक नीति और उसके क्या परिणाम रहे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट किया जाएगा, और इसके साथ मौर्य सभ्यता जो इसका की पतन हो गया था, मौर्य काल का पतन, जो इसके प्रमुख कारण क्या थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसी श्रृंखला में तीसरी यूनिट के अंदर शुंग वंश की जानकारी प्राप्त की जाएगी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अतः पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों और उसकी धार्मिक नीति की जानकारी हम शुंग वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके साथ ही कण्व वंश सुशर्मा द्वारा जो स्थापित किया था उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, और इसके पश्चात सातवाहन का प्रमुख शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी की प्रमुख उपलब्धियां और उसके धर्म की विवेचना जो है वो तीसरी यूनिट में की जाएगी। और इसके अलावा कुषाण वंश का प्रमुख शासक कनिष्क प्रथम हुआ था। तो तीसरी यूनिट में ही हम
कनिष्क प्रथम की प्रमुख उपलब्धियां, उसके द्वारा दिया गया बौद्ध धर्म में क्या योगदान था और उसके मूल्यांकन किस प्रकार से किया गया है, इसकी जानकारी भी हम तीसरी यूनिट में ही प्राप्त करेंगे। इसके अलावा पूर्व गुप्त काल की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दशा की जानकारी भी इसी यूनिट के अंदर प्राप्त की जाएगी। फिर इसके पश्चात चौथी यूनिट प्रारंभ होती है हमारी, जिसके अंतर्गत हम गुप्त वंश और उससे संबंधित प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गुप्त वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त जैसे महान शासकों की प्रमुख उपलब्धियां और उनकी धार्मिक नीति और इसके साथ ही गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं तथा गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे, इन सब बातों की जानकारी हम चौथी यूनिट के अंदर प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही पांचवी यूनिट के अंदर हम गुप्त साम्राज्य के पश्चात वर्धन साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। वर्धन साम्राज्य का प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन रहे थे। हर्षवर्धन की प्रमुख उपलब्धियां और उसका बौद्ध धर्म में क्या योगदान रहा था, इन सब बातों की जानकारी हम पांचवी यूनिट के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही पांचवी यूनिट में हम चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, राजपूत राज्यों के पतन के कारण, संगम युग, इसकी विशेषताएं, इसके अलावा भोज परमार की उपलब्धियां, कुमारपाल चालुक्य की उपलब्धियां, विग्रहराज चहमान की उपलब्धियां आदि जो टॉपिक हैं वो हमारे पांचवी यूनिट के अंदर दिए गए हैं। तो इन सब बातों की जानकारी हम भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार हमारा जो फर्स्ट पेपर है भारत का इतिहास, ये 100 नंबर का होता है। इसके अंतर्गत 10 टॉपिक जो ए भाग में होते हैं, जो 10 टॉपिक हैं वो 2-2 नंबर के आते हैं। तो इस प्रकार ये 10 टॉपिक करने अनिवार्य होते हैं। तो 10 और 2 नंबर का ये टॉपिक रहेगा। इस प्रकार 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ए पार्ट से लिए जाएंगे, जबकि बी पार्ट के अंदर 7-7 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो बी पार्ट में 7 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए उनका उत्तर देना है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 7 अंक का रहता है और 5 प्रश्न आपको कोई हल करने होते हैं। तो इस प्रकार 7 × 5 अर्थात 35 जो अंक हैं वो बी पार्ट से लिए गए हैं। इसी श्रृंखला में स पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 15 अंक का होता है। तो इस प्रकार 45 नंबर का जो अंक है वो सी पार्ट से लिए गए हैं। तो इस प्रकार जो फर्स्ट पेपर है आपका वो 100 नंबर का रहेगा और अंकों का विभाजन आपको बता दिया गया है। तो आइए आज हम फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस सभ्यता की
खोज से पूर्व हमें मौर्य काल से पहले की बहुत अल्प मात्रा में जानकारी जो उपलब्ध थी, तो अब तक तो वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन मान लिया गया था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ ही एक नया अध्याय जुड़ा कि वैदिक सभ्यता से भी अगर कोई प्राचीन सभ्यता थी तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। इस सभ्यता के अवशेष सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास पाए गए हैं। यही कारण है कि इस सभ्यता का जो नाम था वो सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा था। इस सभ्यता की जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, एक मोहनजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर रहे थे। अतः इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। तो आइए अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, और ये जो स्थल हैं किस नदी पर हैं, इन स्थलों की खोजकर्ता कौन थे और इन्होंने इस सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष की थी। तो सर्वप्रथम चलते हैं हम हड़प्पा। तो हड़प्पा जो इसका प्रमुख स्थल माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, यह जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे पर है। इस सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। तो हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे पर है, इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, इस सभ्यता की जो खोज है वो राखलदास बैनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, इस सभ्यता की जो खोज है वो राखलदास बैनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है लोथल। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस सभ्यता की जो खोज है वो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। तो रंगनाथ राव के द्वारा इस सभ्यता की जो उत्खनन है वो 1955 और 1962 में किया गया था, और इस सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई थी। इसी के साथ ही कालीबंगा जो कि हमारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यह कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर बसा हुआ है। इस सभ्यता की जो खोज है बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा 1953 ईस्वी में की गई थी। इसी श्रृंखला में रंगपुर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल रहा था। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे पर स्थित है। इस सभ्यता की खोज भी रंगनाथ राव के द्वारा ही की गई थी, और इन्होंने 1953 और 54 में रंगपुर में जो कि मादर नदी के तट पर है, इस सभ्यता की खोज की थी। इसके साथ ही चनूदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की तट पर है, इस सभ्यता की जो खोज है वो गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 में की गई थी। तो चनूदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर है, इस सभ्यता की जो खोज की थी गोपाल मजूमदार ने 1931 में। इसी श्रृंखला में रोपड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक प्रमुख स्थल है जो कि सतलज नदी के तट पर है। इस सभ्यता की जो खोज है वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 56 के बीच की गई थी। 1953 से 56 के बीच की गई थी। इसी प्रकार सुत कांगेडोर
जो है सरस्वती नदी पर बसा हुआ है। इस सभ्यता की खोज ओरेनस्टाइन ने 1927 में की और जॉर्ज डेल्स, इन दोनों ने 1927 और फिर 1962 में इस सभ्यता की जो है उत्खनन का कार्य किया था और सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्रदान की गई थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के जो लोग थे वो अपने नगरों का जो निर्माण है निश्चित योजना के आधार पर करते थे। तो आइए अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल क्या रहा था। तो अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का कालक्रम, अर्थात ये सभ्यता कितने वर्ष प्राचीन पुरानी है। तो जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता का जो कालक्रम है वो 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है, जबकि डॉक्टर व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता का जो काल है वो 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व रखा गया है, जबकि डॉक्टर वी.ए. स्मिथ के अनुसार यह जो सभ्यता थी वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व जो है इसका काल रखा गया है। इसी श्रृंखला में कार्बन 14 पद्धति जो किसी भी सभ्यता की कितने वर्ष पुरानी है इसकी जानकारी प्रदान करती है। तो कार्बन 14 पद्धति है, इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम रहा था वो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अतः कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का जो है कालक्रम निर्धारित किया गया है। तो सिंधु सभ्यता के कालक्रम को जानने के पश्चात आइए अब हम चलते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य लोग थे, अर्थात आर्य जाति के थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। अधिकांश इतिहासकार इस मत को भी स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन थे, लेकिन अधिकांश जो विद्वान हैं वो इस मत को स्वीकार करते हैं कि सिंधु घाटी जो थे लोग थे वो मिश्रित जाति की संतान थे। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में भी काफ़ी मतभेद पाया जाता है, क्योंकि कुछ विद्वान इन्हें आर्य जाति का मानते हैं, कुछ विद्वान इन्हें द्रविड़ जाति का मानते हैं, तो कुछ विद्वान इन्हें सुमेरियन जाति का मानते हैं और अधिकांश विद्वान जो इनके मिश्रित जाति की संतान थे मानते हैं। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसके खोजकर्ता, उसके सिंधु सभ्यता के कालक्रम और सिंधु सभ्यता के निर्माता को जानने के पश्चात अब हम देखते हैं कि यह जो नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, आखिर इसका पतन किन कारणों से हो गया था। तो आइए अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ था। तो आइए अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो किन कारणों से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक नगरीय सभ्यता थी और एक विकसित सभ्यता थी, फिर भी इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया था, जिसके विद्वानों ने निम्नलिखित कारण बताए हैं। सबसे पहले गार्डन चाइल्ड और R.E.M. व्हीलर ने स्पष्ट किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो नष्ट हुई थी इसका मुख्य कारण था कि इसे आर्यों ने नष्ट कर दिया था। अर्थात जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया था और वैदिक सभ्यता को उन्होंने शुरू किया था। तो सबसे पहला कारण जो था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, वो आर्यों ने इसे नष्ट किया था, ऐसा माना जाता है। और ऐसा मानने वालों में गार्डन चाइल्ड और R.E.M. व्हीलर प्रमुख थे।
इसी प्रकार कुछ विद्वान जैसे मार्शल और मेके, उनका यह मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ आने के कारण हुआ था, अर्थात सिंधु प्रदेश में बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण यह सभ्यता और संस्कृति जो थी वो भ्रष्ट हो गई थी। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट जो विद्वान है वो है डेल्स। डेल्स का ऐसा मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो भूकंप के कारण हुआ था, अर्थात इस क्षेत्र में भूकंप आने शुरू हो गए थे, इसके कारण यहाँ की जो सभ्यता थी वो नष्ट हो चुकी थी। तो डेल्स ने भूकंप आना जो है इस सभ्यता का प्रमुख कारण माना, सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट है जो सहानी है विद्वान, उन्होंने स्पष्ट किया था कि जल प्लावन अर्थात अधिक वर्षा आने के कारण पानी जो है नदियों में भर गया था, जिसके कारण यह जो विकसित सभ्यता थी उसका पतन हो गया था और इसके पश्चात वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है जो अमलानंद घोष है, उनका ऐसा मानना था कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण यह जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई थी। इसी प्रकार जो आसीन विद्वान थे उनका ऐसा मानना है कि वर्षा की कमी के कारण यहाँ सूखा पड़ गया था, जिसके कारण यह जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक नगरीय और विकसित सभ्यता थी इसका पतन हो गया था। तो संक्षेप में आपको फिर एक बार बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, इसके कई कारण उत्तरदायी थे, जैसे कि प्रतिवर्ष बाढ़ का आ जाना और नदियों द्वारा जो मार्ग है वो परिवर्तित हो जाना इस सभ्यता के पतन का कारण रहा था। नेक्स्ट है मानसूनी हवाओं के बदलने के कारण, मानसूनी हवाओं के बदलने के कारण जो है वर्षा यहाँ कम होने लग गई थी, जिसके कारण सूखा पड़ गया था और यह जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई थी, अर्थात इस सभ्यता का पतन हो गया था। नेक्स्ट है सिंधु सब निवासियों के रहन सहन के स्तर में गिरावट आ गई थी, जिससे इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था और यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। इसके अलावा विदेशी व्यापार का लगातार ह्रास होना, अर्थात विदेशी व्यापार में कमी आने के कारण यहाँ पर भूखमरी बेरोजगारी फैल गई, इसके कारण यह सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। इसके अलावा पशुओं द्वारा चारागाहों का अत्यधिक उपयोग इस सभ्यता का एक कारण समझा गया था और इसके साथ ही विदेशी शक्तियों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण समय समय पर होते रहे थे। परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो इस प्रकार आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसके खोजकर्ता, सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या रहा था, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक नगरीय और विकसित सभ्यता रही थी, आखिर इसका पतन क्यों हुआ, इसके बारे में आज हमने संक्षेप में जानकारी प्राप्त की है। कल के टॉपिक में हम सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, सिंधु समाज का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उसका धार्मिक जीवन तथा सिंधु कला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी के साथ ही मैं घनश्याम भूडिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 बेलम से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।